नमस्कार साथियों, डिलीवर लॉ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक समस्या थी मुझे आप सभी से कि आप नियमित रूप से क्लास नहीं देखते। हो सकता है मेरा टाइमिंग क्लास डालने का थोड़ा लेट है, जल्दी है, पर आप में अनियमितता नहीं है। कोई कह रहा मेरी 4 क्लास पेंडिंग है, कोई कह रहा 5 क्लास पेंडिंग है, और फिर आप टेस्ट देने आते हैं तो फिर टेस्ट में आप परफॉर्म नहीं कर पाते। जब आप क्लास नहीं लोगे, नियमितता नहीं रखोगे, तो ना तो आप कंसेप्ट क्लियर कर पाओगे, न ही टेस्ट में परफॉर्मेंस कर पाओगे। आज ये जो फैसिलिटी आपको मिल रही है कि फ्री में इतना सब कुछ फैसिलिटी, इसका यूज करना सीखो। कल जब नहीं होगी तब आप इसके कद्र करोगे और आप इसी के लिए 30-40 हज़ार देके किसी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो वैल्यूएशन करना सीखो। आज हम धारा 32 शुरुआत कर रहे हैं। धारा 31 तक हमने पढ़ ली थी और अब आज धारा 32 से शुरुआत करेंगे। धारा 32 कहती है अधिहरण करने की शक्ति। अधिहरण का मतलब क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है जब्त करना। किसी चीज को जब्त कर लेना अधिहरण करना कहलाता है। ठीक है, अधिहरण का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? जब्त करना। जब्त तो आप तो पता ही है जब्त क्या क्या होता है। कभी कभी नेताओं की जमानत जब्त हो जाती है, कभी हमारे सामान जब्त कर लेती है पुलिस। तो अधिहरण का शुद्ध अर्थ क्या होगा? जब्त करना। तो यहां देखते हैं क्या जब्त करने के बारे में बात की जा रही है कि जब कोई व्यक्ति आयुध या गोला बारूद के बारे में, जब कोई व्यक्ति आयुध या गोला बारूद के संबंध में अपने द्वारा किए गए किसी भी अपराध का इस अधिनियम के अधीन दोष सिद्ध किया जाए। कि कोई व्यक्ति है, आर्म्स और एम्यूनिशन के संबंध में कोई ऑफेंस हुआ था, उसके लिए इस एक्ट के अधीन उसको कन्विक्ट कर दिया, दोष सिद्ध कर दिया, तो दोष सिद्ध करने वाले न्यायालय का विवेक होगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटिव पावर है, विवेक है, उसका डिस्क्रिशन है न्यायालय का कि वो चाहे तो सामान जब्त करने के लिए बोल सकता है, चाहे तो मना कर सकता है। तो जब किसी व्यक्ति को आयुध या गोला बारूद के संबंध में इस अधिनियम में किए गए किसी अपराध के अधीन कन्विक्ट किया जाता है, दोष सिद्ध किया जाता है, तो दोष सिद्ध करने वाले न्यायालय का विवेक होगा कि वह यह भी निर्देश दे कि समस्त आयुध या गोला बारूद, या तो सारा आयुध या गोला बारूद या आयुध गोला बारूद का कोई प्रभाग, या वो जलयान यान परिवहन के अन्य साधन जिनमें ऐसा आयुध या गोला बारूद पाया गया, या कोई पात्र या चीज जिसमें ऐसा गोला बारूद या आयुध रखा गया था, या जिसमें उसे छिपाने के लिए प्रयोग किया गया था, वो भी अधिहरित कर ली जाए। तो जब किस न्यायालय किसी व्यक्ति को आयुध और गोला बारूद के संबंध में इस अधिनियम में जो अपराध बता रखे हैं धारा 3 से लेकर धारा 12 तक, उनके अधीन कहीं दोष सिद्ध करता है और पेनल्टी, दोष सिद्ध करने के बाद पेनल्टी लगाता है, तो न्यायालय साथ में न्यायालय को विवेकीय शक्ति दी गई है, डिस्क्रेशन पावर दिया गया है कि वह ऐसा इंस्ट्रक्शन भी दे सकता है कि जो आयुध गोला बारूद पाया गया है उसे जब्त कर लो, या आयुध गोला बारूद का कोई प्रभाग है, कोई पार्ट है, कोई पोर्शन है, उसको जब्त कर लो, या ऐसा जलयान यान परिवहन के अन्य साधन, कोई कन्वेंशन का साधन है, या कोई पात्र है, या कोई आइटम है, या कोई छिपाने के लिए जिस भी जगह पर उन आयुध गोला बारूद को छिपाने में यूज हुआ है, चाहे यान जलयान परिवहन के साधन पात्र चीज, कोई भी ऐसी जगह जहां आयुध या गोला बारूद को रखा गया था या उसको छिपाने में प्रयोग हुआ था, तो उसको भी अधिहरित कर लिया जाए, जब्त कर लिया जाए। न्यायालय दोष सिद्धि के साथ ऐसा आदेश कर सकता है। परंतु मूल धारा से अपोजिट बात करता है कि अगर दोष सिद्धि की अपील कही, कि मान लो सेशन न्यायालय ने आपको आर्म्स एक्ट में दोष सिद्ध कर दिया, हाई कोर्ट में अपील की और अपील पर हाई कोर्ट ने दोष सिद्धि को समाप्त कर दिया। यदि दोष सिद्धि अपील में समाप्त कर दी जाती है, सेशन न्यायालय की दोष सिद्धि को पलटकर हाईकोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया, तो जो अधिहरण का आदेश निचले न्यायालय ने दिया था, ऐसा आदेश भी शून्य हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो न्यायालय के पास विवेक है कि वो सामान आयुध और गोला बारूद जिसमें रखा था, वो यान आयुध गोला बारूद पूरा की पूरा ही जब्त कर सकता है। ये न्यायालय के विवेक पे कि कैसा आदेश देता है। पर ऐसा जो भी दोष सिद्धि का आदेश अगर अपील में पलट दिया जाता है, तो अधिहरण का जो आदेश न्यायालय ने दिया था वो शून्य हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। उपधारा 2 बात करती है अधिहरण का आदेश, जब्ती का आदेश अपील न्यायालय भी दे सकता है। मान लो निचले न्यायालय ने
दोष मुक्त कर दिया था। सेशन न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के अधीन किसी केस में किसी को दोष मुक्त कर दिया। सरकार 378 के अंतर्गत गई। 378 कहाँ का? सीआरपीसी का। अपील में चलेगी सरकार हाई कोर्ट में, सेशन की अपील हाई कोर्ट में होगी और हाई कोर्ट ने दोष सिद्ध कर दिया तो अधिहरण का आदेश अपील न्यायालय भी दे सकता है। अपील न्यायालय क्या है? हाई कोर्ट है, जिस प्रैक्टिकल मैं मामले में बता रहा हूं। या फिर मान लो मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के अधीन सजा दी और मजिस्ट्रेट कोर्ट की अपील सेशन कोर्ट में हुई और सेशन कोर्ट ने अधिहरण का आदेश अपील में भी दे सकता है कि निचले न्यायालय ने दोष मुक्त किया था, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सेशन कोर्ट के पास अपील की। सेशन कोर्ट अपील में क्या करता है? निचले न्यायालय के दोष मुक्ति के आदेश को प्लस के कन्विक्ट कर देता है। तो कन्विक्ट करने के साथ ही उपधारा 1 के अंदर उसकी विवेकीय शक्ति है अपील न्यायालय की कि वो भी आयुध, गोला बारूद को या यान, जलयान, परिवहन के अन्य साधन को जब्त करने का, अधिहरित करने का आदेश दे सकता है। या हाई कोर्ट भी जब रिविजनरी पावर का यूज कर रही होगी सेक्शन 397 ऑफ सीआरपीसी में, जब रिवीजन के पावर का यूज कर रहा होगा हाई कोर्ट, निचले न्यायालय से कोई मामला अपने पास मंगाकर सुनवाई कर रहा होगा, तो वो भी इस धारा में अधिहरण का आदेश देने की ट्रायल कोर्ट की शक्ति है, जो विवेकीय शक्ति है, डिस्क्रेशनरी पावर है, इस पावर का यूज कर सकता है। धारा 32 पावर टू कॉन्फिस्केट। पावर टू कॉन्फिस्केट व्हेन एनी पर्सन इज कन्विक्ट अंडर दिस एक्ट। किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अंदर कन्विक्ट किया जाता है तो व्हेन एनी पर्सन इज कन्विक्टेड अंडर दिस एक्ट ऑफ एनी ऑफेंस कमिटेड बाय हिम इन रेस्पेक्ट फ्रॉम एनी आर्म्स और एम्यूनिशन। आर्म्स और एम्यूनिशन के रेस्पेक्ट में कोई ऑफेंस कमिट हुआ है जो इस एक्ट के अंतर्गत आता है और उसके लिए कन्विक्ट किया गया है, तो इट शेल बी इन द डिस्क्रिशन ऑफ द कन्विक्टिंग कोर्ट। कन्विक्ट करने वाले कोर्ट की डिस्क्रिशन है फर्दर टू डायरेक्ट दैट बॉल एंड एनी पोर्शन ऑफ सच आर्म्स एंड एम्यूनिशन, एनी वेसल्स, व्हीकल, अदर मीन ऑफ कन्वेंसिंग एनी रिसेप्टेकल और थिंग्स कंटेनिंग और यूज टू कंसील द आर्म्स एंड एम्यूनिशन शेल बी कॉन्फिस्केटेड। कि या तो पूरे के पूरे ही आर्म्स और एम्यूनिशन को या एनी पोर्शन ऑफ सच आर्म्स एंड एम्यूनिशन को या आर्म्स एम्यूनिशन जिनमें रखे गए वो एनी वेसल्स, व्हीकल या कन्वेंसिंग के कोई सा भी मीन हो या एनी रिसेप्टेकल और थिंग्स कंटेनिंग जिनमें रखा गया है और यूज टू कंसील छिपाने के लिए जिसमें भी यूज हुआ है आर्म्स और एम्यूनिशन को, उनको भी कन्फिस्केट करने का आदेश दे सकती है। पर प्रोवाइडेड डेट इफ द कन्विक्शन इज सेट असाइड इन अपील और अदरवाइज। या तो अपील में या अन्यथा कन्विक्शन को सेट असाइड कर दिया जाता है, अदरवाइज में अपील की जगह रिवीजन में कर दिया जाता है या रिव्यू में कर दिया जाता है। तो द ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन शेल बी वॉइड, शून्य हो जाएगा। जो कन्फिस्केशन का कोर्ट, ट्रायल कोर्ट ने, जो कन्विक्टेड कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था वो ऑर्डर वॉइड हो जाएगा। एन ऑर्डर टू कॉन्फिस्केशन may also be made by a appellate court or by a high court when exercising its power of revision। कि जो ऑर्डर है कॉन्फिस्केशन का ये अपीलेट कोर्ट के द्वारा भी दिया जा सकता है या फिर हाई कोर्ट जब सेक्शन 397 ऑफ सीआरपीसी में रिविजनरी पावर का यूज कर रहा होगा तो उस पावर को एक्सरसाइज करते हुए भी ऐसा आदेश दे सकता है जैसा धारा 32 में था। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको। धारा 33 कंपनियों द्वारा अपराध। हर एक्ट के अंतर्गत ये धारा मिलती है कि जब जब कंपनी अपराध खरीदेगी तो कौन लाइबल होगा। एक शब्द सीधा सा आता है कि कंपनी के डायरेक्टर दोनों लाइबल होंगे, पर डायरेक्टर साबित कर देता भाई मेरे को तो पता नहीं था। कंपनी का बाहर साधक व्यक्ति या डायरेक्टर या उत्तरदायी व्यक्ति साबित करता भाई मेरी नॉलेज में तो नहीं था ऐसा अपराध हो रहा है, तो फिर उसका दायित्व नहीं बनेगा। पर यह साबित हो जाता है कि कंपनी के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य ऑफिसर की उपेक्षा के कारण या सम्मति या मौनानुकूलता से हुआ है तो वो भी व्यक्ति दायी होगा। हर एक्ट में ऐसी धारा होती है, वो क्यों हुई धारा है समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति हो सकता है अपने कानून की यहाँ से शुरुआत कर रहा हो पढ़ने की। तो जब कभी भी इस अधिनियम के अधीन अपराध कोई कंपनी के द्वारा किया जाता है। अभी हमारे लिए एक कंपनी है डिलीवर लॉ, जो आपको पढ़ाने का, एजुकेशन के फील्ड में काम कर रही है,
तो एक अपराध डिलीवर लॉ के द्वारा किया जाता है कि जब कभी भी इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी के द्वारा किया जाता है तो कंपनी, एक तो ये लीगल बॉडी है डिलीवर लॉ, रजिस्टर्ड है, कॉपीराइट है मेरे पास इसका और मैंने रजिस्टर्ड करवा रखा है इसको, तो एक तो डिलीवर लॉ कंपनी लाइबल होगी, साथ ही हर व्यक्ति, क्योंकि अब ये क्या हो गया लीगल बॉडी होगी, लीगल बॉडी है तो लीगल व्यक्तित्व होगा, लीगल पर्सनालिटी होगी, तो एक तो ये दायी होगी, साथ में ही हर व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय कंपनी का बाहर साधक था। अभी मैं कंपनी के बाहर साधक के रूप में काम कर रहा हूं या इस कंपनी के कारोबार का संचालन मैं कर रहा हूं, तो मैं भी उत्तरदायी होऊंगा। अगर अपराध कंपनी ने किया तो कंपनी खुद और कंपनी के साथ ही कंपनी का बाहर साधक व्यक्ति जो भी इंचार्ज होगा वो व्यक्ति भी लाइबल होगा। अपराध के दोषी समझे जाएंगे और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार दंडित किए जाने के दायित्व के अधीन होंगे। तो जब जब कोई अपराध किसी कंपनी के द्वारा किया जाता है तो कंपनी खुद और साथ में ही कंपनी का उत्तरदायी व्यक्ति या कारोबार का संचालन करने वाला व्यक्ति भी जिम्मेदार होता है, परंतु वह व्यक्ति यह साबित कर दे। वह व्यक्ति कौन? मैं जो इंचार्ज हूं डिलीवर लॉ का, मैं साबित कर देता हूं कि मेरी जानकारी के बिना यह अपराध किया गया था। मान लो जैसे मैंने कल एक सूचना कन्वे की कि अब सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स, कॉपी चेक से संबंधित कार्ड और आपके कमेंट्स वगैरह का रिप्लाई मेरी टीम मेंबर में एक नया व्यक्ति जुड़ा है वो देगा। और कल को कोई लड़की कहती है कि मेरे साथ इन्होंने बदतमीजी से बात की और वो कोई केस करती है, तो सबसे पहले डिलीवर लॉ तो लाइबल होगी ही, साथ में उसका इंचार्ज होने के नाते मैं स्वयं भी दायी होऊंगा। पर वह व्यक्ति मतलब इंचार्ज, मैं ये साबित कर देता हूं कि अपराध मेरी जानकारी के बिना किया गया था, कि सर मैंने तो एक असिस्टेंट रखा था, एक हेल्पर रखा था, एक दोस्त रखा था कि आप काम संभालो और आप बच्चों को जवाब दो, क्योंकि जिम्मेदारियां ज़्यादा है, बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत काम होता है पढ़ने के लिए, ज़्यादा मेहनत करूंगा तो ज़्यादा अच्छे से मदद कर पाऊंगा। ऐसी में सद्भाव के साथ मैंने किसी और व्यक्ति को अपना काम दे दिया था और उस व्यक्ति ने मेरी जानकारी के बिना अपराध किया है, या अपराध को निवारित किए जाने के लिए मैंने सम्यक तत्परता बरती थी। मैंने हर व्यक्ति को कहा था कि अब मेरा सोशल मीडिया अकाउंट कोई और देखेगा तो आप कोई भी बेवजह की बातें ना करें, सिर्फ अपना प्रश्न पूछिए और उसका जवाब ले लें, ठीक है। तो अगर मैं ये साबित कर देता हूं कि जो अपराध हुआ है वो मेरी जानकारी के बिना हुआ है और मैंने उस अपराध को किए जाने में से निवारित करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए सम्यक तत्परता बरती थी, तो इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात, इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन दंड के दायित्व के अधीन नहीं बनाएगी। मतलब अगर मैं साबित कर देता हूं कि मेरी जानकारी के बिना अपराध हुआ था और अपराध किए जाने से निवारित करने के लिए मैंने सम्यक तत्परता बरती थी, हर वो उपाय किया था कि अपराध ना हो, फिर भी अपराध हो गया, मेरी जानकारी में नहीं था, तो मैं दायी नहीं होऊंगा। उपधारा एक में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, ठीक है, कंपनी डिलीवर लॉ ने कर दिया अपराध और यह साबित कर दिया जाता है कि अपराध कंपनी के निदेशक, कंपनी के डायरेक्टर ने किया है, ठीक है। डायरेक्टर मेरे गार्जियंस, मेरे पिताजी, मेरे बड़े भाई एज ए डायरेक्टर काम कर रहे हैं, मैं यहाँ प्रबंधक के रूप में काम कर रहा हूँ, कोई और मुझे असिस्ट कर रहा हूँ, वो सचिव है या अन्य ऑफिसर है, हम सबकी सम्मति और मौनानुकूलता से हुआ था। हमें पता था कि हमारा असिस्टेंट इस प्रकार से किसी से बदतमीजी से बात कर रहा है, उसने हमें बताया था और हमने मौन रहकर एक सम्मति प्रदान कर दी या कंसेंट दे दी, कर ले कोई दिक्कत नहीं है, कोई बोल रहा है तो कर दे, बदतमीजी से जवाब दे दे, ऐसा हुआ। या फिर कंपनी के निदेशक, प्रबंधक, सचिव, अन्य ऑफिसर की उपेक्षा के कारण हुआ, मेरे को उस समय तत्काल उस पर रेस्पॉन्स करना था, मैंने उपेक्षा बढ़ती और 3-4 दिन तक उस लड़की ने मेरे को मैसेज भी किया और मैंने इग्नोर किया। उस लड़की ने कहा कि सर आपकी टीम का एक मेंबर हमसे बदतमीजी कर रहा है जो सोशल मीडिया देखता है, और मैंने उस चीज को इग्नोर कर दिया, तो मेरी उपेक्षा से हुआ। तो यदि मेरी सम्मति मौनानुकूलता से अपराध हुआ है या मेरी उपेक्षा से हुआ है, मेरे अंदर मतलब निदेशक, प्रबंधक, सचिव और अन्य ऑफिसर कोई भी जो कंपनी का काम देख रहा है उसकी सम्मति मौनानुकूलता या उसकी उपेक्षा से हुआ है, तो कंपनी के साथ साथ, तो निदेशक कंपनी के साथ साथ अब कंपनी पूरी, ठीक है, कंपनी डिलीवर लॉ प्लस 4 लोग, निदेशक, डायरेक्टर, प्रबंधक, मैनेजर, सचिव, सेक्रेटरी और अन्य ऑफिसर,
तो डोम्स कर लो, ये 4 लोग भी लाइबल होंगे, डायरेक्टर, अदर ऑफिसर, मैनेजर और सेक्रेटरी भी उस अपराध के दोषी समझे जाएंगे और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई किए जाने के दायित्व के अधीन होंगे। पहली पैरे में पहला उपधारा क्या कह रही है कि कंपनी जब कोई अपराध करती है तो कंपनी तो दोषी होगी, साथ में उस कंपनी का भार साधक व्यक्ति या कारोबार का संचालन करने वाला व्यक्ति भी दायी होगा। परंतु कह रहा है कि भाई भार साधक व्यक्ति को तो नॉलेज में ही नहीं था कि अपराध हुआ है और उसने अपराध को प्रिवेंट करने के लिए हर तत्परता बरती थी कि अपराध ना हो, तो फिर वो व्यक्ति दायी नहीं होगा जिसकी नॉलेज में नहीं था, जिसने तत्परता बरती। परंतु कंपनी के प्रबंधक, सचिव, निदेशक या अन्य ऑफिसर को की सम्मति और मौनानुकूलता से अपराध हुआ है या उनकी उपेक्षा के कारण अपराध हुआ है, तो ऐसे प्रबंधक, सचिव, निदेशक और अन्य ऑफिसर भी दायित्व के अधीन होंगे, वो भी दायी होंगे। इस धारा के प्रयोजनों के लिए स्पष्टीकरण बता रहा है कि कंपनी शब्द के अंतर्गत कोई निगमित निकाय, कोई कॉरपोरेशन किया हुआ निकाय भी कंपनी शब्द के अंतर्गत आता है। जैसे नगर निगम भी कंपनी है, कोई टाटा मोटर्स भी एक कंपनी है, मारुति सुजुकी कंपनी है, और मैंने रजिस्टर करा लिया कंपनी लॉ के अधीन, तो ये भी डिलीवर लॉ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो जाएगी फ्यूचर में कभी अगर मैंने इसको रजिस्टर कराया तो। अगर कंपनी एक्ट में, साधारण रजिस्टर मैंने करवा रखा है पर अगर कंपनी एक्ट में करवाया तो उसके अधीन दायी होगा। इसके अंतर्गत निगमित निकाय तो आएगी और इसके अंतर्गत कोई फर्म भी आ सकती है। फर्म 2 लोग मिलकर, 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर एक लीगल बॉडी बनाते हैं, उसको फर्म कहते हैं। या व्यक्तियों का संगम आ जाए कि कई लोगों ने मिलकर एसोसिएशन बना रखी थी, जैसे राजस्थान बेरोजगार एसोसिएशन है, उपेन यादव उसका नेतृत्व करता था, आजकल कोई अशोक चौधरी नेतृत्व करता है, या कोई भी छोटा मोटा संघ, बड़ा संघ कोई बनाकर बैठा है, उस संघ के द्वारा अपराध किया जाता है तो वो भी कंपनी में आएगा। तो कंपनी के अंतर्गत निगमित निकाय आ सकता है कोई भी, जैसे ग्राम पंचायत भी इसके अंतर्गत आ सकती है, कोई भी निगमित निकाय आ सकता है, फर्म आ सकती है, व्यक्तियों का संगम, लोगों का कोई संगम, एसोसिएशन, कोई यूनियन बनी हुई है वो भी आएगी। और फर्म के संबंध में जब भी निदेशक शब्द की बात करेंगे तो फर्म के भागीदार, फर्म 2 लोगों से या 2 से अधिक से बने हुए हैं तो ये दोनों फर्म के भागीदार होते हैं। 2 व्यक्ति हैं, ये भी 1 नंबर 2 नंबर दोनों फर्म के भागीदार होते हैं और दोनों का दायित्व बराबर होता है। तो फर्म के संबंध में निदेशक शब्द का तात्पर्य ये लिया जाएगा कि फर्म का भागीदार ही फर्म का निदेशक है। बात समझ में आई? इंग्लिश देख लेते हैं। ऑफेंस बाय कंपनीज, whenever an offense under this act has been committed by a company, जब भी कंपनी के द्वारा ऑफेंस कमिटेड किया जा रहा, every person who at the time of the offense was committed was in charge of, हर व्यक्ति जो ऑफेंस कमिट होने के टाइम पे इंचार्ज था या फिर वाज रेस्पॉन्सिबल टू द कंपनी फॉर द कंडक्ट ऑफ, या कंपनी के कोई भी कार्य के संबंध में उत्तरदायी व्यक्ति था या बिजनेस, कंपनी के बिजनेस के संबंध में उत्तरदायी व्यक्ति था, तो एज वेल एज द कंपनी, सेम टू सेम, जैसे कि जैसे कंपनी उत्तरदायी है वो भी सेल बी डीम्ड टू बी गिल्टी, वो व्यक्ति भी गिल्टी समझा जाएगा ऑफेंस के लिए, और सेल बी लाइबल टू प्रोसीड अगेंस्ट एंड पनिशेबल अकॉर्डिंगली। तो यहां सीधा सत्य एक ही है, कंपनी प्लस इंचार्ज पर्सन या रेस्पॉन्सिबल पर्सन, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन शेल रेंडर एनी सच पर्सन लाइबल टू एनी पनिशमेंट अंडर दिस एक्ट, कोई भी नथिंग कंटेंट, कोई भी व्यक्ति इस सबसेक्शन के अंदर पनिशमेंट के लिए लाइबल नहीं होगा अगर इफ ही प्रूव दैट द ऑफेंस वाज कमिटेड विदाउट हिज नॉलेज, उसकी नॉलेज के बिना अपराध किया गया था, एंड डेट इज एक्सरसाइज टू ऑल ड्यू डिजिलेंस टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ ऑफेंस, उसने सभी वो एक्सरसाइज की थी जो प्रिवेंट ऑफेंस के कमीशन को प्रिवेंट करने के लिए आवश्यक थी, और सम्यक तत्परता से ड्यू डिजिलेंस, उसने सभी वो एक्सरसाइजें की थी जो अपराध के कमीशन को प्रिवेंट करने के लिए आवश्यक थी, नेसेसरी थी, और उसकी नॉलेज के बिना किया गया था तो वो लाइबल नहीं होगा। नाउ विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 में किसी बात के होते हुए भी वेन एवर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड बाय ए कंपनी
और इट इज प्रूव दैट द कंपनी द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड विद द कंसेंट और कन्वीनियंस और, दोबारा पढ़ते हैं, नाउ विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन, सबसेक्शन 1 में किसी बात के होते हुए, व्हेन एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड बाय ए कंपनी, इस एक्ट के अधीन कोई भी अपराध कंपनी के द्वारा कमिट किया जा रहा, और इट इज प्रूव दैट, ये साबित कर दिया जाता है कि ऑफेंस हैज बीन कमिटेड विद द कंसेंट और कन्वीनियंस ऑफ, किसी या तो सम्मति से या मौनानुकूलता से, और एट्रीब्यूटेबल ऑफ एनी नेग्लिजेंट ऑन द पार्ट ऑफ, किसी नेग्लेंट पार्ट के एट्रीब्यूटेबल से हुआ है, और ऐसा किसने किया था, एनी डायरेक्टर मैनेजर सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी, तो सच डायरेक्टर मैनेजर सेक्रेटरी अदर ऑफिसर शेल आल्सो बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ द दैट ऑफेंस एंड शेल बी लायबल टू प्रोसीड अगेंस्ट पनिशेबल पनिश्ड अकॉर्डिंगली। तो अगर कंपनी ने अपराध किया और ये प्रूव कर दिया जाता है, इट इज प्रूव दैट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड with the consent or connivance or is attributable to any neglect act, मतलब नेग्लेक्ट करना, सॉरी क्या बोलेंगे हिंदी में, थोड़ा इंग्लिश एडजस्ट करके चला करो भाई, जितनी आती है उतनी पढ़ा देता हूँ मैं अपना एजुकेशन वाला सिस्टम बता चुका हूँ कि बेसिक कमजोर रहा प्राइमरी एजुकेशन में। नेग्लेक्ट का देख के आता हूं, उपेक्षा, हाँ, तो कोई उपेक्षा के कारण हुआ है तो डायरेक्टर मैनेजर सेक्रेटरी अदर ऑफिसर भी है जो वो भी लाइबल होगा, और उसको भी कंपनी के बराबर ही पनिश किया जाएगा, कंपनी के जैसे ही वो भी लाइबल होगा उसको भी पनिशमेंट दी जाएगी, जो भी हो, चाहे डायरेक्टर हो, मैनेजर हो, सेक्रेटरी हो या अंदर। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, केवल धारा 33 के पर्पज से कंपनी शब्द के अंतर्गत एनी बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड ए फर्म एंड एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल लोगों का एसोसिएशन है, कोई फर्म है, कोई कॉर्पोरेट बॉडी है, उसको भी कंपनी माना जाएगा। और डायरेक्टर शब्द के अंतर्गत फर्म के संबंध में डायरेक्टर किसको माना जाएगा, पार्टनर ऑफ द फर्म इज द डायरेक्टर फॉर इन द रिलेशन ऑफ द फर्म। अध्याय 6, चैप्टर 6 प्रकीर्णन शुरू हो गया, 6 चैप्टर है, आखिरी चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं, ये अधिनियम समाप्त होने की तरफ जा रहा है। आयुध के भंडागारण के वास्ते केंद्र सरकार की मंजूरी, कि कोई भी ऐसा वेयर हाउस है जहां पर हथियारों का भंडारण किया जाता है, कहां करते हैं, कि जैसे विदेश से कोई हथियार आए, बाय शिप आए या बाय एरोप्लेन आए, तो एयरपोर्ट पे या पोर्ट होते हैं जहां पानी के जहाज रुकते हैं, बंदरगाह जिनको हिंदी में बोला जाता है, वहां पर सी पोर्ट बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बंदरगाह, वहां वेयर हाउस बने होते हैं, वहां पर वो जो भी जहाज से चीजें आती हैं उनका भंडारण करते हैं। तो ये कह रहा है कि जब भी कभी आयुध आए विदेश से और उनका भंडारण कर रहे हो, तो उसके लिए आपको केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी पड़ेगी। बाकी चीजों को तो डायरेक्ट जैसे ही सी पोर्ट पे आता है, भंडार गृह बने होते हैं, वेयर हाउस बने होते हैं, उनमें रख दो, पर आयुध आया है तो आपको केंद्र सरकार की परमिशन लेनी होगी कि विदेश से आर्म्स आए और क्या इनको यहां पर रख दे, उनकी मंजूरी के बिना आप उसको डिपोजिट नहीं करोगे। सीमा शुल्क अधिनियम, ठीक है, 1962 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए उस अधिनियम की धारा 58, किस अधिनियम की, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 58 के अधीन अनुज्ञप्त भांडागार लाइसेंस वेयर हाउस है, अगर कोई जिसको कस्टम एक्ट 1962 सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 58 में लाइसेंस भांडागार बता रखा है, उसमें अगर कोई आयुध या गोला बारूद जमा कर रहे हो तो केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना निक्षिप्त नहीं किया जाएगा। पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होंगी, उसके बाद ही वो डिपॉजिट करने होंगे। अब आप कहोगे सर क्या लिखा हुआ है कस्टम एक्ट की धारा 58 में, हमारे कोई काम का नहीं है। यहाँ से बनेगा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हेडिंग से बनेगा या फिर अंदर से बनेगा। हेडिंग से बनेगा तो पूछेगा धारा 34 में क्या है, या आयुध के भंडारण के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी का प्रावधान किस धारा में। दूसरा बनेगा कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 58 के अधीन अनुज्ञप्त भंडागार में कोई आयुध या गोला बारूद रखना चाहते हैं तो किसकी परमिशन लेनी होगी, केंद्र सरकार की।
तो डायरेक्ट याद कर लो, 2 लाइनें हैं कि कस्टम एक्ट की धारा 58 के अधीन लाइसेंस वेयर हाउस के अंदर आयुध या गोला बारूद जब भी डिपॉजिट करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से करना, उसकी परमिशन के बिना नहीं करना, बस इतना। ये धारा 58 सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 58 है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है उस अधिनियम की। सीमा शुल्क अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, वहां तो लिख रखा है कि बिना परमिशन ही लिख लो, वहां की किसी बात के होते भी उस अधिनियम में जो धारा 58 के अधीन लाइसेंस वेयर हाउस बता रखे उनमें आयुध गोला बारूद केंद्र सरकार की मंजूरी से जमा करोगे। यहां धारा 34 बता के आती है स्पेशली। 35 और देख लेते हैं, फिर दोनों का इंग्लिश एक साथ देख लेंगे। परिसरों के अधिभोगी व्यक्तियों का कतिपय दशाओं में उत्तरदायित्व। कोई परिसर है, कोई प्रेमाइसेस है, उसका जो भी उपभोग कर रहा है उस व्यक्ति का आपराधिक दायित्व, क्रिमिनल लाइबिलिटी को यहां बताएगा कि जहां कोई आयुध या गोला बारूद जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है, कोई आयुध या गोला बारूद है जिसके लिए इस एक्ट के अधीन अपराध किया गया है या अपराध किया जा रहा है, उसके संबंध में अपराध किया जा रहा है आयुध गोला बारूद के संबंध में। जैसे मैंने घर में लाकर कोई हथियार छिपा लिया, तो अगर ऐसा घर अनेक व्यक्तियों के संयुक्त अधिभोग में, हाँ मेरा घर मेरे बड़े भैया, भाभी, पिताजी, बड़े भैया की लड़की, इन सब के साथ मैं रहता हूं, तो मेरा घर 5 जनों के संयुक्त अधिभोग में या संयुक्त नियंत्रण में सभी के, तो मेरा घर परिसर हो सकता है। या फिर कोई यान के अंदर ही है, जो यान जैसे बस के अंदर 50 लोग बैठे होते हैं, या अन्य कोई स्थान है जो स्थान कई लोगों के संयुक्त कब्जे में आता है। कोई पार्क बना लिया 5 लोगों ने मिलकर, उस पार्क में सभी लोग रहते हैं, अगर वहां पर कोई आयुध या गोला बारूद छिपाया आपने तो इस अधिनियम के अधीन अपराध होगा। धारा 35 दोबारा समझना कि कोई आयुध या गोला बारूद है जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन अपराध किया गया कि आपने आयुध गोला बारूद उस मकान के अंदर बना रहे हो, या उस गाड़ी के अंदर बना रहे हो, या उस स्थान के अंदर बना रहे हो, या वहां पे छिपाया है, और ऐसा स्थान, ऐसा परिसर, ऐसा यान, ऐसा स्थान कहीं व्यक्तियों के संयुक्त अधिभोग में या कहीं व्यक्तियों के संयुक्त नियंत्रण में है, वहां उनमें से ऐसा व्यक्ति जिसके बाबत विश्वास करने का कारण है कि उन व्यक्तियों में से कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में विश्वास किया जा सकता है कि उसे उस परिसर, यान या अन्य स्थान में आयुध या गोला बारूद के विद्वान रहने का ज्ञान था, कि उस व्यक्ति को पता था उन सभी व्यक्तियों के जिनके नियंत्रण में वो मकान था, उसमें से केवल उस व्यक्ति के बारे में ये विश्वास किया जा सकता है कि उसको पता था कि उस परिसर में, यान में या स्थान में आयुध या गोला बारूद के विद्वान रहने का उस व्यक्ति को नॉलेज था, ज्ञान था। तो तब के सिवाय जब वो तत्प्रतिकूल साबित कर दे कि साहब मेरी तो नॉलेज में ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो फंसाया गया, ऐसा कोई भी वो कारण ला के साबित कर दे उस कंडीशन को छोड़ के, तो ये तो अपवाद हो गया कि तब के सिवाय जब वो इस परिस्थिति से अलग कोई बात साबित कर दे, उस अपराध के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन होगा कि वह केवल उसी के द्वारा किया गया है या किया जा रहा है। ये धारा क्यों बनाई, इसका पर्पस समझो। धारा 35 क्यों बनाई? मैं बस में जा रहा हूं, बस में लगभग 35 सीटें, 36 सीटें, 42 सीटें होती है, और मैंने बस में जो ऊपर सामान रखने की जगह होती है, सरकारी बस की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट बस की, उसमें अपना बैग रख दिया, और बैग में सिर्फ 2 गने रख रखी थी और कुछ भी नहीं था। बैग में उसके द्वारा किसी भी तरीके से मेरे को पहचाना नहीं जा सकता, और बस जब खाली थी मैं आके बैठ गया, मेरे ऊपर वो बैग रख दिया। आगे जाने पे किसी को इन्फॉर्मेशन थी कि उसमें हथियार लेके आए जा रहे हैं और हथियार आगे सप्लाई किए जाएंगे, जिससे किसी बड़े व्यक्ति के मर्डर की प्लानिंग हो रही है, और वो बस चेकिंग के दौरान वो हथियार मिलते हैं। अब बस के अंदर तो 35-36 लोग बैठे हैं, उनमें से किसी को पता नहीं हथियार किसने रखे, तो क्या पूरे बस में बैठे हुए सभी लोगों की लाइबिलिटी होगी, या केवल एक व्यक्ति के जिसके बारे में यह विश्वास किया जा सकता है कि इसी व्यक्ति को ज्ञान था कि इसमें हथियार रखे और इसी व्यक्ति ने रखे होंगे, या इस व्यक्ति ने नहीं भी रखे, कोई अन्य व्यक्ति आके रख के गया है, फिर भी इसको नॉलेज में था और ये उन हथियारों की निगरानी करके अगले स्टेशन तक ले जा रहा था। स्मगलिंग होती है इसी प्रकार से होती है कि एक व्यक्ति आता है ट्रेन में आकर एक सीट के नीचे सामान रख के और चाय पीने के बहाने उतरता है, कोई अन्य व्यक्ति आकर उस सीट पर बैठ जाता है। अब जब कब वो ट्रेन चेक होती है, उसमें हथियार पाए जाते हैं, तो वो व्यक्ति कह देता साहब मैं तो आया था, मेरे पास तो कोई बैग ही नहीं है, पूछ लो इनके सामने बैठा हूं, बिना बैग के चढ़ा हूं।
फिर वो हथियार कौन रख के गया? वो हथियार उससे पहले उसी का एजेंट रख के गया था कि मैं सीट के नीचे रख के आ रहा हूं, तुम जाके बैठ जाना, पकड़े जाते हैं तो तुम कह देना मैं तो बिना बैग के था और आप पर कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी। तो ये धारा इसलिए बनाई कि जब कोई पूरी बस के अंदर हथियार पाया जाता है तो पूरी बस लाइबल नहीं होगी। जिसके बारे में आपको, जिस व्यक्ति के बारे में विश्वास है कि इस व्यक्ति के ज्ञान में था कि ऐसे परिसर, ऐसे यान या ऐसे स्थान पर आयुध या गोला बारूद विद्यमान है, उसके बारे में उसकी नॉलेज थी, उसको नॉलेज थी, तो उसको, अगर मैं आम आदमी था, मैं हथियार नहीं लेके जा रहा था, फिर भी मुझे नॉलेज थी कि इस बैग में हथियार है, तो मेरा दायित्व तो बनेगा आगे जाके इसी अधिनियम में कि मैं पुलिस वालों को सूचना दूं। तो धारा 35 कह रही है कि परिसर के अधिभोगी व्यक्तियों को आपराधिक दायित्व होगा कि उसमें से जिस व्यक्ति के द्वारा की नॉलेज में था कि इस परिसर में ये हथियार रखा गया, और ऐसे नॉलेज में या तो उसने खुद रखा या उसकी नॉलेज में था, उसने नॉलेज को आगे डिलीवर नहीं किया, तो उसे उस अपराध के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन होगा, मानो वह केवल उसी के द्वारा किया होगा। बाकी बस बच जाएगी और केवल मेरा ही लाइबिलिटी आएगी कि मैं हथियार लेके जा रहा हूं। धारा 35 समझ में आई क्या? मानो मेरे घर में, एक और एग्जांपल देता हूं, मैं एक हॉस्टल के अंदर रहता हूं, उस हॉस्टल में मेरे कमरे में 3 बच्चे रहते हैं या 5 बच्चे रहते हैं, और मैं अपने बैग में एक सामान लेके आता हूं, अपने बैग में नहीं लाता हूं, एक पॉलीथीन के अंदर लाता हूं, और मैं किसी साइड वाले बच्चे के बेड के नीचे वो पॉलीथीन रख देता हूं। पुलिस आती है, पुलिस को नॉलेज में आता है कि ऐसे ऐसे हॉस्टल के अंदर 5 बच्चे रह रहे हैं, उनमें से एक बच्चे के पास हथियार है। पुलिस आकर चेक करती है, मैं अपने बेड पे आराम से सोता रहता हूं, और पता लगता है कि कॉर्नर वाला व्यक्ति था, उसके बेड के नीचे सामान मिला, उसको पकड़ लिया। वो कहता सर मेरे तो बिल्कुल ही नॉलेज में नहीं है, पर पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली कि ऐसा ऐसा व्यक्ति है जो इतनी उम्र का है, जैसे मेरी उम्र बताई जाती है कि 30 साल का मैं उम्र हूँ, 30 साल का हूँ, तो कि 30 साल का ये व्यक्ति है, ऐसा रंग है इसका, गोरा रंग है, 6 फीट इसकी हाइट है, ऐसे बाल है, ऐसी आंखें हैं, ऐसी कान है, मेरा हुलिया बताया जाता है, और उस व्यक्ति के पास हॉस्टल में है। तो पुलिस उस हथियार को तो भले उस व्यक्ति के पास से, जिसके बेड के नीचे रख रखी थी, वहां से उठाएगी, पर अगर पुलिस के पास ये विश्वास करने का कारण है कि वो आयुध, गोला बारूद उस परिसर यान में था, मेरे को नॉलेज में था और मैंने ही ऐसा रखा है, तो मैं ही दायित्व के अधीन होगा, बाकी मेरे कमरे में रहने वाले 4 व्यक्तियों का कोई दायित्व नहीं होगा। उम्मीद करता हूं अब समझ गए होंगे। नहीं समझ में आए तो बढ़िया सो लेना, दोबारा से क्लास देखना, सुनना, समझ में आ जाएगा। फिर भी ना आए तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद है, बता देना। सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर वेयर हाउसिंग ऑफ आर्म्स notwithstanding anything contained in Custom Act 1962। 1962 कस्टम एक्ट में किसी बात के होते हुए भी नो आर्म्स और एम्यूनिशन शैल बी डिपोजिट इन एनी वेयर हाउस लाइसेंस अंडर सेक्शन 58 ऑफ कस्टम एक्ट, सेक्शन 58 ऑफ कस्टम एक्ट। तो नो आर्म्स एम्यूनिशन शैल बी डिपोजिट इन एनी वेयर हाउस, जिसको लाइसेंस मिला है कस्टम एक्ट की 58 के अंतर्गत, ऐसे लाइसेंसदारी वेयर हाउस में डिपॉजिट नहीं किए जाएंगे। डेट एक्ट विदाउट द सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट से डिपॉजिट करने के लिए आर्म्स और एम्यूनिशन को आपने सैंक्शंस नहीं ले लियो, परमिशन नहीं ले लियो, तब तक आप कस्टम एक्ट 1962 की धारा 58 के अंतर्गत जो लाइसेंसदारी वेयर हाउस बने होते हैं, चाहे तो एयरपोर्ट पे बने हो या सी पोर्ट पे, उनमें कोई भी आर्म्स वगैरह जमा नहीं करोगे। कोई अन्य जगह भी हो सकते हैं, मैं 2 फिक्स नहीं करता, मैंने एग्जांपल के लिए बताया कि एयरपोर्ट भी हो सकता है, सी पोर्ट भी हो सकता है, बाकी कस्टम एक्ट के अंतर्गत कहीं भी हो सकता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे, कस्टम ड्यूटी लगनी चाहिए, तो वहां भी जगह जगह वेयर हाउस हो सकते हैं। तो कस्टम एक्ट के वेयर हाउस जो धारा 58 में लाइसेंस वेयर हाउस है, उसमें डिपॉजिट करने से पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन लेनी होगी। एज इट इज 2 लाइनें याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव के अलावा कोई क्वेश्चन इस जगह से नहीं बनेगा, केवल और केवल ऑब्जेक्टिव। फिर सर मेंस में क्या क्या बनेगा पढ़ाएंगे, 1-2 क्लासें और लो, एक क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मेंस में क्या क्या पढ़ना है और ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग क्या क्या पढ़ना है। क्रिमिनल responsibility of the person occupation of premises in certain cases where any arms or ammunition in respect of which any offense under this act, किसी इस एक्ट के किसी ऑफेंस के अंतर
गट कोई आर्म्स एम्यूनेशन के रेस्पेक्ट में कोई अफेंस किया गया था इस एक्ट के अंतर्गत, हैज बीन और इज बीइंग कमिटेड आर और इज फाउंड इन एनी प्रीमाइसेस, वो कहां पर पाया जाता है, कोई प्रीमाइसेस में पाया जाता है, वो आर्म्स या एम्यूनिशन और व्हीकल में पाया जाता है, अदर प्लेस पे पाया जाता है जिसके संबंध में जॉइंट ऑक्यूपेशन है या अंडर द जॉइंट कंट्रोल ऑफ सेवरल पर्सन, कई व्यक्तियों के उस पर जॉइंट ऑक्यूपेशन है या फिर कई सेवरल पर्सन्स का उस पर जॉइंट कंट्रोल है, तो ईच ऑफ सच पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ वूम देयर इज रीजन टू बिलीव डेट he was aware to existence of arms and ammunition in the premises, कि उनमें से कोई भी व्यक्ति जिसके बारे में ये बिलीव करने का कारण है, रीजन टू बिलीव डेट्स, कि he was aware to existence of arms और ammunition in premises, उसकी नॉलेज में था कि इस premises में कोई आर्म्स और एम्यूनेशन एग्जिस्ट करता है, या तो अपने स्वयं ने रखा था या उसकी नॉलेज में था कि इस प्रीमाइसेस में या इस व्हीकल में या इस पैलेस के अंदर कोई आर्म्स और एम्यूनेशन एग्जिस्ट करता है, और उसने ऐसी सूचना आगे कन्वे नहीं की। आगे उत्तरदायित्व तो आएगा कि किसी को भी सब इस अधिनियम के अधीन कोई भी अपराध होने की जानकारी है, नॉलेज में, तो पुलिस अधिकारी को या मजिस्ट्रेट को सूचना देगा। तो अनलेस द कंट्रेरी इज प्रूव, कि अगर कुछ अन्य प्रूव कर दिया जाता है तो उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा रीजन टू बिलीव, कि जैसे वो कह देता है कि सर मेरे को तो लाइसेंस मिला था और मैंने लाइसेंस के बेस पे लिया था, और वो जो लाइसेंस दिखाता है पता लगता है जाली है, वो तो कहता है सर मैं तो बनवा के लाया, और जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में एक पियोन था उसने मुझे बना के दिया लाइसेंस, तो फिर उसकी लाइबिलिटी हट गई। अगले ने एप्लीकेशन लगाई और उसको फर्जी लाइसेंस अगर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के किसी पियोन ने दे दिया तो उसकी लाइबिलिटी नहीं है, उसने तो लाइसेंस के बेस पे हथियार रखा था। तो ऐसा कुछ वो प्रूव कर देता है, अनलेस द कंट्री प्रूव, अगर नहीं करता तो बी लाइबल फॉर दैट ऑफेंस इन द सेम मैनर इफ इट इज हैज बीन और इफ द बीइंग कमिटेड इज हिज अलोन, कि उस व्यक्ति ने अकेले ने अपराध किया था और उस प्रीमाइसेस की, उस व्हीकल की, उस पैलेस के जो भी जॉइंट कंट्रोल और ऑक्यूपेशन वाले सेवरल पर्सन है उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, बाकी कल करते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, सारी चीज़ें कंटेंट से आप सेटिस्फाई है, तो ज़रूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाओ। मैंने कभी भी आपसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब की डिमांड नहीं की, पर कोई व्यक्ति जिसकी नॉलेज में नहीं है कि ऐसी कोई क्लास चल रही है जो निःशुल्क रूप से उस बच्चे को मदद कर सकती है, क्योंकि लॉ के फील्ड में बहुत फीस है। आप जानते हो कि अगर राजस्थान के अदर एग्जाम्स देखोगे तो 2-2, 3-3 हज़ार रुपये में फीस उपलब्ध हो जाती है, घर बैठ के ऑनलाइन पढ़ लेता है। लॉ के क्षेत्र में आप 25-30 हज़ार रुपये से कम फीस की कल्पना ही नहीं कर सकते। और अगर वैसा ही कंटेंट या उसका अगर आप मानते हो कि मैं किसी रिकॉग्नाइज कोचिंग की अपेक्षा मात्र 70% नॉलेज दे पा रहा हूँ, फिर भी 70 तो दे रहा हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है, सेटिस्फाई हो और हर मेरे कार्य से आप संतुष्ट हो, तो अपने किसी भी साथी को, जो भी लीगल फील्ड में, हर साथी को शेयर करो, हर व्यक्ति तक पहुंचाओ। ये समय से पहुंचेगा तो काम आएगा। मुझे पता है कि सितंबर अक्टूबर के बाद बहुत भीड़ आएगी, जब डेट आ जाएगी नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा, उस दौरान मैं ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, टेस्ट सीरीज करा रहा हूँ, हर सब्जेक्ट के कंसेप्ट बता रहा हूँ, मेंस के एक प्रश्न स्लाइड पे लाकर सोल्व करा रहा हूँ। उस समय बहुत भीड़ आएगी, पर उनको पता नहीं होगा कि वो 3 महीने में क्या कर लेंगे। अगर आज समय से कोई बच्चा जुड़ता है तो उसके लिए मददकारी होगा। आप पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ो, खुद का निजी स्वार्थ नहीं देख के हर व्यक्ति जो लीगल फील्ड में, उस तक ये वीडियो पहुंचाओ और सहायता करो उसकी हेल्प करने में, क्योंकि मुझे किसी प्रकार का कोई रेवेन्यू नहीं है, कोई फायदा नहीं है। मैं 5 से 6 घंटे, 7 घंटे इस प्लेटफॉर्म को दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि हर व्यक्ति की जो पैसे के अभाव में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहा उसकी मदद कर पाऊँ। तो ठीक है, आप मेरा भाव समझते हो, इसी भाव से, इसी प्रेरणा को आगे बढ़ाओ। हर व्यक्ति तक ये वीडियो शेयर करो, चाहे आपको स्टेटस पे लगाना पड़े, चाहे शेयर करना पड़े, या किसी भी ग्रुप में भेजो। ठीक है, थैंक यू सो मच।